जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, आज हम लोग 12वीं के फिजिक्स के 5वें चैप्टर वैद्युत चालन को शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुल 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। इन 4 चैप्टरों में हम लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ा है। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ यह है कि हमने स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा है। जैसे हमने वैद्युत बल हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, वैद्युत विभव हो गया, इन सभी में आवेश को स्थिर रख के अध्ययन किया था। अब हम लोग आवेश को गतिमान करा के उसकी सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है वैद्युत चालन, तो आप समझ गए होंगे कि जब तक आवेश गति नहीं करेगा तब तक वैद्युत या वैद्युत का चालन नहीं होगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं। शुरू के वीडियो में हमने बताया था कि जो आवेश है ये एक बार स्थिर रहेगा और एक बार गति करेगा। जब एक गति करेगा तो इस गति में भी दो गति होती है, एक समान गति होती है यानी नियत त्वरण से, और दूसरा जो करेगा वो परिवर्ती त्वरण से। तो अभी जब हम लोग वैद्युत चालन की बात करते हैं तो वैद्युत चालन में जो आवेश क्यू है एक गति तो करेगा लेकिन नियत त्वरण से, एक समान वेग से गति करेगा। ठीक है। इस चैप्टर में जो पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी आपकी वैद्युत धारा। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग वैद्युत धारा। वैद्युत धारा अंग्रेजी में इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा के बारे में आप लोग कक्षा 10 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल्ड अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत धारा होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। क्या होती है परिभाषा? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आइए परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? आवेश प्रवाह की दर को। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे। लिखेंगे यदि किसी चालक में, किसी चालक में टी समय में, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, क्यू आवेश प्रवाहित हो, तब वैद्युत धारा, तब वैद्युत धारा आई बराबर, वैद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी। ये होता है वैद्युत धारा का फार्मूला। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी। दूसरी चीज हमें ये जानना होगा कि ये सदिश है कि अदिश है। तो आपको पता है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। यहीं से, इस फार्मूले से और बाकी चीजों से हम लोग इसका मात्रक भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा एक मूल राशि, मूल राशि व अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। अदिश राशि है। इसका मात्रक, वैद्युत धारा का जो मात्रक है उसे हम लोग लिखेंगे। तो वैद्युत धारा का मात्रक, यदि हम इस फार्मूले से लिखें तो क्यू बाई टी से, तो आवेश क्यू का हो जाएगा कूलाम और टी का हो जाएगा सेकेंड, तो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। लिखेंगे इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर, या
एम्पियर होता है। ये तो हो गया आपका एमकेएस में, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं एमकेएस। सीजीएस का भी लिख लेते हैं, अथवा स्टेट एम्पियर, स्टेट एम्पियर होता है, स्टेट एम्पियर। और एक इसमें है सीजीएस में है, तो ब्रैकेट में हम सीजीएस लिख दे रहे हैं, ठीक है, होता है। ये तो हो गया इसका मात्रक। वीमा आप जानते हो, इसे हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, तो वीमा वही हो जाएगी। वीमा क्या होगी, यही संकेत ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वैद्युत धारा। जल्दी से नोट कीजिए इसे। यहां से एक चीज आपको ये जानना है कि जो वैद्युत धारा है क्यों अदिश राशि है, जबकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मिटा रहे हैं हम या यहीं से लिख दे रहे हैं, लिखेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। आप कक्षा 11 में आपने सदिशों के योग के बारे में पढ़ा है, तो वहीं से सदिश योग का नियम क्या कहता है उससे हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए सदिश योग क्या कहता है कि जैसे दो सदिश राशियां हो, एक ये है और एक ये है। ये दोनों सदिश राशियां यहाँ किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। मान लीजिए इसका परिमाण 3 है और इसका परिमाण 4 है, तो इनके परिमाण से यदि कोई तीसरी राशि निकल रही तो सदिश के अनुसार ये जो निकलेगी इसका जो मान होगा 5। जबकि ऐसा नहीं होता। वैद्युत धारा यदि इधर से 4 एम्पियर की आ रही और इधर से 3 एम्पियर की जा रही, इस पॉइंट से जो आगे जाएगी हो जाएगी आपकी 7 एम्पियर। एक्चुअल में जाने चाहिए 5 एम्पियर सदिश के अनुसार, लेकिन जाती है कितनी, 7 एम्पियर। क्या होता है फार्मूला, जब दो सदिश किसी कोण पर हो तो उनका परिणामी होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। तो यहां से हम लोग रखेंगे, तो ए का मान यदि हम 3 लें और बी का मान 4 लें, तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे काश, ये थीटा आप देख रहे हो दोनों सदस्यों के बीच कितना है, 90। तो काश 90 का मान 0 हो जाएगा, टोटल पोर्शन 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। जबकि ऐसा नहीं है, यदि इस तार में 3 एम्पियर की धारा आ रही और इस वाले से 4 एम्पियर की आ रही, तो यहां से जो अगले तार में जाएगी, मिल के जाएगी, वो टोटल 7 एम्पियर की जाती है। इसलिए सदिश नियम का पालन नहीं करती, और सदिश नियम का पालन नहीं करती तो कैसी राशि हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये था इसका कारण और यह है इसका एक्सप्लेनेशन, इतना नोट कर लीजिए। अब एक चीज और बताना है आपको कि ये जो वैद्युत धारा है यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, लिखेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ये भी आप लोग जानते हैं, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, पहला होता है दिष्ट धारा। कौन सी धारा, दिष्ट धारा। जबकि दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। यहां आपको एक चीज ये जानना है कि दिष्ट धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। तो आप ये समझना कि जो दिष्ट धारा है इसका कभी भी परिमाण बदलता नहीं है, मतलब इस समय के साथ नियत रहती है।
यदि आप इसे x अक्ष लें, y अक्ष लें, यहाँ पे समय लें, इसका जो परिमाण है वो ऐसे बना रहता है। ठीक है, ये आपका दिष्ट धारा। और यदि आप प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा लगातार चेंज होती रहती है। आपके 12वीं की फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा भी एक चैप्टर है, तो वहां से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। दिष्ट धारा ग्राफ ये वाला होगा और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ये वाला होगा। ठीक है, ये लगातार ऊपर नीचे बदलता रहेगा, जबकि ये बदलेगा नहीं, उसी पे बना रहेगा। ठीक है, डिटेल इनके बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो प्रत्यावर्ती के बारे में पढ़ना है। इसका जब चैप्टर आएगा तो हम लोग इसे वहां पे पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको इस चैप्टर में इस वाले फार्मूले पे सवाल भी आएगा, न्यूमेरिकल्स भी आएगा। इसका हम लोग कलन रूप में भी इसे लिख लेते हैं। लिखेंगे वैद्युत धारा कलन रूप में। तो जो धारा का कलन रूप है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका I बराबर डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, I बराबर डी क्यू बाई डी टी, जिसे हमने क्यू बाई टी लिखा था, इसी को हम डी क्यू बाई डी टी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इसलिए आपको बताया, कहीं पर भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, क्यू का आवेश का कोई इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए क्यू बराबर दे दिया 2t² प्लस 4t प्लस 5 और पूछ देगा कि धारा कितनी है, तो हम लोग इसे एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें धारा का मान पता चल जाएगा। आगे न्यूमेरिकल्स में है सवाल है, उसे हम कराएंगे। ठीक है, अब एक और छोटी सी हेडिंग हम लोग लिखेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा। हालांकि उसे पहले चैप्टर में भी बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा। हेडिंग रहेगा 1 एम्पियर की परिभाषा। सीधे सीधे 1 एम्पियर भी आप लिख सकते हैं। पहले हम लोग इसे गणितीय रूप में समझते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। आप जानते हो धारा, वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है भाई, Q अपान T, और Q बराबर होता है या नहीं, तो हो जाएगा I बराबर N E बाई टी। परिभाषा लिखनी है आपको 1 एम्पियर की, तो I का मान हम लोग कितना रखेंगे, 1 एम्पियर। कितना रखेंगे, 1 एम्पियर। और समय भी हम लोग ले लेते हैं T का मान भी 1 सेकेंड। कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। इस फार्मूले में रख देते हैं तो हमें मिलेगा 1 बराबर N E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 और T है आपका 1 सेकेंड। तो यहां से N का मान निकालेंगे तो N बराबर हमें प्राप्त होगा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N बराबर होगा 1 बटा के 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा ऊपर नीचे कर लेते हैं, हमें मिलेगा N बराबर 10 का गुणा ऊपर नीचे किया तो 10 बटा के 16 गुणे, इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात हो जाएगा ये प्लस का 19। अब 10 में 16 का भाग करते हैं तो N बराबर हमें मिलेगा, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96, 4 बचेगा 32 हो जाएगा, 2 बार में 16 दूना के 32, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, और 16 का भाग 80 में 5 बार गुणे 10 की घात 19, या N बराबर हो जाएगा 625 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन। यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा बनेगी। क्या परिभाषा होगी, यदि किसी चालक में कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 625 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो उस चालक की जो धारा है वो 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी भाई, 1 एम्पियर होगी। यहां हम लिख भी दे रहे हैं, लिखेंगे अतः यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड को हम लोग एकांक समय भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में
625 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन, 625 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों, तब उस चालक की धारा या उस चालक में तब उस चालक में प्रवाहित धारा उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी भाई? 1 एम्पियर होगी। ठीक है, इसे आप जल्दी से नोट करें। ये हो गया आपका वैद्युत धारा। अब हम लोग एक छोटी सी और हेडिंग पढ़ेंगे। वृत्ताकार पथ पर जब कोई आवेश घूमेगा तो उसमें कितनी धारा होगी, उस पर भी आधारित न्यूमेरिकल्स हैं और उसी फार्मूले पे आधारित एक बार आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो उसे जानना जरूरी है। एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे आप लोग, छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, वृत्ताकार पथ पर आवेश के घूमने पर वैद्युत धारा एक छोटा सा फिगर बनाएंगे हम लोग। एक वृत्ताकार पथ बनाएंगे और इस वृत्ताकार पथ की हम लोग रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। कितनी है भाई? स्मॉल आर। ये आपका वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है स्मॉल आर। इस पे कोई आवेश क्यू गति कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और जो मूव कर रहा है इसका वेग कितना है? रेखीय वेग भी है और कोणीय वेग भी है। और चूंकि वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो कोणीय वेग भी होगा। इसका जो कोणीय वेग है वो आपका ओमेगा है। चाहे तो फिगर के बारे में एक दो लाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माना कोई आवेश क्यू एक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर भी वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, लिखना बहुत कंपलसरी नहीं था, लेकिन लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है भाई? Q/T। लेकिन आप कक्षा 11 में पढ़े हो, जब कोई आवर्ती गति होगी या वृत्तीय गति होगी तो उस समय का जो समय होता है उसे हम लोग स्मॉल टी न लिख के कैपिटल टी लिखते हैं और आवर्तकाल के रूप में जानते हैं। तो यहां से हो जाएगा I बराबर Q/T। यहाँ नीचे हम लिख रहे हैं या सामने ही लिख दें, I बराबर हो जाएगा Q/T। और यदि आप एक चक्कर की बात करो तो एक चक्कर के लिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। इसकी रेडियस r है तो एक चक्कर में इसकी परिधि होगी, और इसकी जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? किसी भी वृत्ताकार पथ की जो परिधि होती है वो परिधि होती है 2 पाई, और रेडियस r है तो r। तो यहां से हम लोग लिखेंगे I बराबर Q/T का मान रखेंगे, समय बराबर दूरी कितनी है? 2 पाई r, दूरी बटा के 4, और 4 रेखीय वेग कितना इसका? v। तो यहां से हमें मिल जाएगा I बराबर v नीचे से ऊपर चला जाएगा, QV/T
2 पाई आर। इस फार्मूले पे आपसे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ चुका है और वहां पे वो आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन का नाम लिया है। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम लेगा, इस क्यू की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई रखेंगे। यहाँ पे हम लोग चाहें तो भी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रेखीय वेग भी बराबर होता है आर ओमेगा। चेंज कर लेंगे इस फार्मूले को, लिखेंगे चूंकि भी बराबर होता है आर ओमेगा। भी है रेखीय वेग, आर रेडियस है और ओमेगा है कोणीय वेग। तो यहां से जब भी की जगह आर ओमेगा रखेंगे तो हमें मिल जाएगा आई बराबर क्यू, भी की जगह रखा आर ओमेगा अपान 2 पाई आर। तो यहाँ आर से आर कट जाएगा, तो आई का जो नया फार्मूला है वो मिलेगा हमें आई बराबर, आर से आर कट गया, क्यू ओमेगा अपान 2 पाई। ये तब के लिए है जब आपको रेखीय वेग न देके कोणीय वेग दे। यहाँ पे कौन क्या है आप समझना, भी है आपका रेखीय वेग और ओमेगा है आपका कोणीय वेग। ठीक है, ये था आपका वृत्ताकार पथ पर आवेश के घूमने पर वैद्युत धारा। तो यह है आपका बच्चों पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग अन्य चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों की गति, माध्य, मुक्त पथ आदि चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए